अस्सलामुअलैकुम। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग तीसरी किस्म का हेपेटाइटिस डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस को हमने फुली डिटेल से डिस्कस किया था, जो यूट्यूब और मेरे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आज हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस पर। हेपेटाइटिस सी वायरस हमारे पास जो है ये आरएनए वायरस है। इसकी जो जीनस है उसको हेपेसी वायरस कहते हैं। इसकी जो फैमिली है वो फ्लेवीवायरेडी कहलाती है और इसका जो स्पीशी है वो हेपेटाइटिस सी वायरस कहलाता है। मैं ये चीज़ें इसीलिए डिस्कस करता हूँ कि हमारे टेक्नीशियंस हजरात जो स्टडी तो कर लेते हैं, लेकिन कल को लेबॉर्ट्रीज़ में कोई इंस्पेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं और इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इनको फिर कुछ भी नहीं आता होता। सिर्फ जो है आप लोग टेस्ट नहीं करने होते लैब्स में कि आपके पास एक टेस्ट आ गया कि मेरे लिए हेपेटाइटिस सी वायरस या मेरे लिए ब्लड स्क्रीनिंग कर ले, तो आप लोग लग गए, रैपिड टेस्ट निकाल लिए, 15 मिनट में आप लोगों ने टेस्ट करके दे दिए, बस बात ख़त्म। सीखना भी चाहिए बंदे को कि कल को अगर खुदा ना ख्वास्ता इंस्पेक्शन के दौरान किसी इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछ लिया कि हेपेटाइटिस बी और सी और ए वायरस में क्या फ़र्क है, तो बंदे को इतना तो मालूम होना चाहिए कि इनमें डीएनए वायरस कौन सा है, आरएनए वायरस कौन सा है, इनकी ट्रांसमिशन क्या होती है, इनकी डायग्नोसिस कैसे होती है। तो ये जो बातें मैं चीदा बातें बताता हूँ कि स्पीशी ये है, जीनस ये है, फैमिली ये है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आम बंदा और हमारी जो टेक्नीशियंस या टेक्नोलॉजिस्ट हजरात है उनको इतना तो पता हो कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होती है इन वायरसेस में। तो हेपेटाइटिस ए वायरस को हमने डिस्कस किया था, उसमें आरएनए वायरस का हमने बोला था कि वो आरएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी को हमने डीएनए वायरस का बोला था कि ये डीएनए वायरस है, और हेपेटाइटिस सी वायरस हमारे पास आरएनए वायरस होता है। तो ये डिफरेंस आप लोग उम्मीद है नहीं भूलेंगे इन फ्यूचर। हेपेटाइटिस सी वायरस की स्पेशलिटी पर अगर बात करें तो हेपेटाइटिस सी वायरस को वैसे ही इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट यानी कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट या वायरोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी है, और इसके अलावा जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं इनकी स्पेशलिटी में ये वायरस स्टडी किया जाता है। ये लोग इस वायरस के माहिर कहलाए जाते हैं। सो बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं इसीलिए वायरसेस पे लोगों को आगाही देता हूँ कि ख़ुद को कैसे बचाया जाए। इस वायरस के बारे में जितना हो सके मैं एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस वायरस की ट्रांसमिशन पर कि ये वायरस बंदे में कैसे ट्रांसमिट होगा। है तो ये लीथल वायरस, ठीक है। तो लीथल वायरस से पहले तो ख़ुद को बचाना चाहिए, ख़ुद को प्रिवेंट करना चाहिए। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को ये वायरस किसी में ट्रांसमिट हो जाए तो ट्रांसमिट किस तरह होगा, हमें कौन कौन से वो ज़राए हैं जिन ज़राए के बाद ये वायरस जो है वो बंदे में ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही हेपेटाइटिस जो बी वायरस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मोस्टली जो हमारे पास ये कंटेमिनेटेड सिरेंजेस होते हैं, कंटेमिनेटेड नीडल्स होते हैं, इनसे हेपेटाइटिस सी वायरस के लगने के चांसेस इंतहाई ज़्यादा है। 100% चांसेस कंटेमिनेटेड नीडल से हेपेटाइटिस सी वायरस के बढ़ जाते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस के चांसेस जो है वो कंटेमिनेटेड नीडल से 100% बढ़ जाते हैं। जो भी कंटेमिनेटेड नीडल होगा जो लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है, अगर किसी पेशेंट से हमने ब्लड ले ली और वो पेशेंट भले ही हमारे पास किसी और टेस्ट के लिए आया हो और लेकिन उसका जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव हो और गलती से वो नीडल हमारी उंगलियों में चुभ गया, हमारी बॉडी में किसी भी जगह हमें कट लग गई, तो हमें 100% जो हमारे जितने भी लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट है, टेक्नीशियंस हैं, उनको 100% हेपेटाइटिस सी वायरस लगने के चांसेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इसके ट्रांसमिशन का एक और ज़रिया है वो है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये दो ऐसी ज़राए हैं कि इन दोनों से हेपेटाइटिस सी वायरस इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स या लैब टेक्नीशियंस कंटेमिनेटेड नीडल से ख़ुद को बचाने की कोशिश करें। और आम बंदे के लिए मेरी ये नसीहत है कि आम बंदा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करे तो प्रॉपर स्क्रीन्ड ब्लड ख़ुद को लगाए या अपने पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज़ करे। स्क्रीन ब्लड अगर आप ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो जो ज़राए हैं हमारे पास, एक नीडल कंटेमिनेशन और दूसरी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटेमिनेशन, इन दोनों से ख़ुद को, अपने पेशेंट्स को, अपने अजीज़ व अकारब को 100% बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। एक्चुअली जो सबसे बढ़कर साइलेंट किलर जिसको कहते हैं
मैंने हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए भी साइलेंट किलर का लफ्ज़ यूज़ किया था। अगर आप लोग वो वीडियो पूरी देख ले तो उसमें मैंने सिम्टम्स में हेपेटाइटिस बी वायरस को साइलेंट किलर का बोला था, लेकिन वो इतना साइलेंट किलर नहीं है जितना ये साइलेंट किलर है। उसमें 3 महीनों से लेकर 6 महीनों तक आप में सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस के केस में आपको एक भी सिम्टम नहीं होता, ये बिल्कुल भी एसिम्प्टोमेटिक होता है। इंसान बिल्कुल ठीक ठाक होता है, इसको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मुझको हेपेटाइटिस सी वायरस हो चुका है, खुदा न खास्ता। तो ये इंतहाई साइलेंट किलर है। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि हेपेटाइटिस सी वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस इस केस में ज़्यादा ख़तरनाक है। बाकी डेथ रेशोज़ में और लिवर फेलियर के रेशो में, लिवर कैंसर्स के रेशो में हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत ख़तरनाक है। लेकिन सिम्टम्स के केस में, क्योंकि इसमें सिम्टम्स अपीयर ही नहीं होते, बिल्कुल बंदा एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो इस केस में इंसान ये कह सकता है कि ये वाला जो डिजीज़ है, ये वाला जो वायरस है हेपेटाइटिस सी वायरस, ये हेपेटाइटिस बी से ज़्यादा ख़तरनाक है। असल साइलेंट किलर इसको कहना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स हजरात और जो प्रोफेशनल्स हजरात है वो हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को साइलेंट किलर कहते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक हेपेटाइटिस सी वायरस ही साइलेंट किलर है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस में तो आपको 3 महीनों में साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि मुझको कोई प्रॉब्लम है। इसमें आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और आपके लिवर का जो है वो बेड़ा गर्क हो रहा होता है। तो असल साइलेंट किलर हेपेटाइटिस सी वायरस है, क्योंकि इसके साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं है। अब हम आएंगे डायग्नोसिस पर। साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं है तो फिर डायग्नोसिस क्यों करेंगे? जब बंदे को पता ही नहीं चलेगा तो इसका हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये वायरस हमें पॉजिटिव है या नहीं है? तो इसके लिए जो हमारे स्पेशलिस्ट है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि हर 4 महीनों में अपने ब्लड की स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, या हर 6 महीने के बाद तो ज़रूर अपनी ब्लड की स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि आपको अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स है ही नहीं तो हो सकता है खुदा ना खास्ता आपको हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव हो, लेकिन आपको पता ही ना चल रहा हो, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होंगे आप तो आपको स्क्रीनिंग लाजमी करनी चाहिए हर 6 महीने में एक बार कम से कम। तो उससे आपको पता चल जाएगा डायग्नोसिस में कि आपको खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव है। तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे? उसके लिए एक तो हम लोग ब्लड स्क्रीनिंग करेंगे जो रैपिड टेस्ट है। रैपिड टेस्ट पे अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो फिर इलाइजा की तरफ जाए, वैसे ही हेपेटाइटिस बी वायरस में जो मैंने डिस्कस किया था, फिर इलाइजा की तरफ जाए। और अगर इलाइजा पे भी आप लोगों का जो है वो भरोसा नहीं है तो फिर पीसीआर आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट आरएनए डिटेक्शन आप लोग कर सकते हैं, जो इंतहाई एक्यूरेट मेथड है। तो डायग्नोसिस की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे अगर बात की जाए तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया ट्रांसमिशन के दौरान के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपने 2 चीज़ों से ख़ुद को बचाना है लाजमन। एक आपने कंटेमिनेटेड नीडल से ख़ुद को बचाना है, और दूसरा आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एहतियात से काम लेना होगा। आपने स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होगा। अगर किसी को आप ब्लड दे रहे हैं तो आपकी भी स्क्रीनिंग लाजमन होनी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो बात ही ना करें कि लैब्स में क्या क्या होता है। 10-10 पेशेंट्स के स्क्रीनिंग जब आ जाते हैं लेबर से या कहीं और किसी और डिपार्टमेंट से, तो 10-10 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग को एक ही ट्यूब में मिक्स करके, जिसको ये लोग 2 चेन बोलते हैं, मैं इतना आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हजरात है जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, उनमें अक्सरियत को जानता भी हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि 10-10, 15-15, 20-20 पेशेंट्स जब एक साथ आ जाते हैं तो ये रैपिड टेस्ट को, रैपिड डिवाइसेस को बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि 15-15, 20-20 पेशेंट्स के सीरम को एक ही ट्यूब में मिक्स करके फिर उसके बाद जो है उससे लिया जाता है, और जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी का भी ख्याल नहीं रखते कि उसमें कितनी क्वांटिटी जाएगी, हेपेटाइटिस सी में कितनी जाएगी, बी में कितनी जाएगी, एचआईवी में एचआईवी तो करते ही नहीं है सिरे से। एचआईवी तो सरकारी अस्पतालों में होता ही नहीं है। तो चेन का मतलब ये है कि एक चेन बनाते हैं ये लोग, जिसमें 10, 15, 20 सैंपल्स होते हैं। सबका जो है सीरम वो एक ही ट्यूब में लिया जाता है, और फिर 2 डिवाइसेस खोल दिए जाते हैं और 20 बंदों का सीरम दोनों डिवाइसेस में डाल दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर किसी एक को जिस पे सबसे ज़्यादा शक हो उसको रिपीट किया जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, बाकी सबको नेगेटिव दे देते हैं। तो ये हालात है हमारे मुल्क के सरकारी अस्पतालों के। अब क्या रोना रोएंगे? प्राइवेट लैब्स में जितना बेहतरीन काम होता है कोहार्ट में, वो सरकारी लैब्स में बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारी प्राइवेट लैब्स हैं इंक्लूडिंग अस,
कि हम लोग इंतहाई मेहनत से काम करते हैं, इंतहाई ईमानदारी से काम करते हैं। किसी किस्म की दो नंबरी कोई भी लैब नहीं करता प्राइवेट, क्योंकि पैसे लिए जाते हैं। जब बंदा पैसे लेता है तो फिर दो नंबरी नहीं करनी चाहिए। तो टू चेन का मतलब उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर उस एक डिवाइस में जो है वो दोनों नेगेटिव आ जाए, 20 बंदों का नेगेटिव दिया जाता है, इनके 19 डिवाइसेस बच जाते हैं। ये मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं सरकारी अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज में। 20 बंदों के टेस्ट्स एक साथ आ जाए हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के, तो होना तो ये चाहिए कि 20 डिवाइसेस निकाले डिफरेंट, एक एक की अलग अलग टेस्ट कर ले। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कमबख्त लोग, ये 20 बंदों का सीरम एक ही ट्यूब में मिक्स कर लेते हैं और एक एक डिवाइस खोलकर उसमें जो कलेक्टिव सीरम होता है उसमें डाल देते हैं, जिसको ये लोग टू चेन बोलते हैं। टू चेन से ये लोग 20 बंदों का एक ही डिवाइस में टेस्ट कर लेते हैं। अगर फॉर्चुनेटली उन डिवाइसेस में 20 बंदों का रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो इनके 19 सैंपल बच जाते हैं और वो बाहर जाकर बेच देते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट में आप लोग उसी तरह जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में बताया था कि जो भी ड्रग आपको देंगे उसके लास्ट में VIR लिखा होगा। VIR जो है वो इंडिकेट करता है वायरसेस को। तो इस केस में भी हमारे पास कुछ मेडिकेशंस है जो जिनको एंटीवायरल मेडिकेशंस कहते हैं। साइमिप्रिविर एंड सोफोस्बोविर हमारे पास दो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिनको इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हेपेटाइटिस C वायरस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन्स डेवलप नहीं हुई। तो उसकी वजह ये है कि इसकी जो जीनोम है उसमें ड्रिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग होती है। किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, उस पर भी एक पूरी वीडियो बन सकती है। आप लोगों की नॉलेज में इंशाल्लाह उससे भी इजाफा हो जाएगा कि एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं। हेपेटाइटिस C वायरस में हमारे पास अभी तक बहुत सारे जीनोटाइप्स आ चुके हैं, बहुत सारे सब टाइप्स आ चुके हैं। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एंटीजेनिक शिफ्ट को हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी जीनोम में जो है वो चेंजेस आ रही होती है कि अगर आप एक वायरस के अगेंस्ट अगर आप लोग वैक्सीन डेवलप भी कर ले तो कुछ अरसा बाद वो वायरस किसी और शेप एंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो फिर आपने दूसरे वायरस के अगेंस्ट दूसरे टाइप की वैक्सीन्स डेवलप करनी होंगी। फिर उसके बाद वो अगर आप डेवलप कर ले, फिर आप कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उसका न्यू जीनोटाइप, न्यू सब टाइप आ चुका होगा। इसलिए इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन्स नहीं है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपने वैक्सीनेशन नहीं करनी होती, आपने सिर्फ खुद को कंटेमिनेटेड नीडल्स और ब्लड वगैरह कंटेमिनेटेड ब्लड से बचाना होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप लोगों ने सिर्फ कंटेमिनेटेड नीडल्स और ब्लड से ही बचाना है, आपने बार बार शॉप पे भी खुद को बचाना होता है, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी खुद को बचाना होता है। लेकिन ये जो रूट्स है हेपेटाइटिस C के वायरस में, इनकी ट्रांसमिशन के केसेस रेयर होते हैं। जो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन के केसेस आते हैं वो या तो नीडल कट से हुए होते हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन की वजह से हुए होते हैं। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में इतना ही था। इसके बाद बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने हेपेटाइटिस B वायरस के केस में भी समझाया था। थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे करता हूँ फिर से कि आप लोगों ने ग्लोबली देखना होता है। एपिडेमोलॉजी में एक टर्म है जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आप लोगों ने देखना होता है कि जितनी भी पॉपुलेशन है दुनिया में, तो ये जो डिजीज़ है ये परसेंटेज के हिसाब से कितने लोगों में पाया जाता है, मर्दों में कितना पाया जाता है, औरतों में कितना पाया जाता है, बच्चों बूढ़ों में कितना पाया जाता है। तो उसकी फिर एक आपने परसेंटेज बनानी होती है। दुनिया को फिर बताना होता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे पास जो सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक केसेस है वो कितने मिलियंस तक पहुँच चुके हैं। तो इसमें अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो टिल डेट तक पूरी दुनिया में तकरीबन 60 मिलियन लोग हमारे पास इस डिजीज़, इस वायरस के शिकार है। ये जो केसेस रिपोर्ट हुई है ये हमारे पास रिपोर्टेड केसेस है। जो केसेस रिपोर्ट नहीं हुई वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 60 मिलियन तो ग्लोबली रिपोर्ट हो चुका है कि हमारे पास तकरीबन 6 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो इस वायरस का शिकार है। और डेथ्स की अगर हम लोग बात करें तो सालाना जो है वो 2,90,000 लोग या 3 लाख के करीब लोग सालाना हेपेटाइटिस C वायरस से मर रहे हैं। तो ये हेपेटाइटिस C वायरस के बारे में कुछ चीदा बातें थी। उम्मीद करता हूँ मेरे लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस, इसके अलावा जो आम बंदा है उनको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी। वो फ्यूचर में हेपेटाइटिस C वायरस को लाइटली नहीं लेंगे।
अपनी प्रिवेंशन की परवाह करेंगे, ख़ुद को प्रिवेंट करेंगे कंटेमिनेटेड चीज़ों से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एहतियात करेंगे। जो भी मैंने ट्रांसमिशन के ज़राए बताए, सिर्फ उन्हीं ज़रियों से आपको हेपेटाइटिस सी वायरस ट्रांसमिट होने के चांसेस है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फुली डिटेल से मैंने बताया, थोड़ा सा डिस्कस किया ताकि अवेयरनेस आए लोगों में। अपनी स्क्रीनिंग, अपनी ब्लड स्क्रीनिंग जो है वो हर 6 महीनों में आप लोगों को करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि कहीं आप लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी वायरस या खुदा न खास्ता HIV तो नहीं है, क्योंकि आजकल कंटेमिनेटेड जो है ये नीडल से HIV भी फैल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो, और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा YouTube चैनल, जिसको मैंने पैथोब्रोस के नाम से बनाया है क्योंकि मेरा छोटा भाई भी अक्सर वीडियो बनाता रहेगा, तो पैथोब्रोस के नाम से, वो भी पैथोलॉजिस्ट है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी एक तरह का पैथोलॉजिस्ट ही होता है, क्योंकि पैथोलॉजी से कम स्टडी वो लोग भी नहीं करते। तो पैथोब्रोस के नाम से हम लोगों ने चैनल बनाया हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर जाए और पैथोब्रोस को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हम लोगों को फॉलो करना ना भूलिएगा। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों ने पैथोब्रोस के नाम से अकाउंट्स बना रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों के लिए मेडिकली इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं। आप लोग वीडियोस भी देखें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन मेडिकली इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहें। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, नए वायरस इन्फॉर्मेशन, नई बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन, किसी भी मेडिकली इंपॉर्टेंट डिजीज़ की इन्फॉर्मेशन के साथ। वस्सलाम।